कार्तिक ने पिछले साल ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 6 महीने पहले ही उसे एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब कार्तिक के फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता तुम ये बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, जैसे कि तुम नहाए ही नहीं हो? पापा, घर से ऑफिस पहुंचने तक पसीने से दूसरा स्नान हो जाता है, इसलिए बहुत स्प्रे यूज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज शाम वो पोस्ट ऑफिस वाले जोशी आ रहे हैं, एक हाथ सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना। पापा, मुझे अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचना नहीं है। लेट मी एंजॉय। कार्तिक ऑफिस के लिए निकलता है और दीपक सोच में पड़ते हैं। आजकल के नौजवानों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है, शायद वक्त ही इन्हें कुछ सिखाएगा। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा है। सारे दोस्त घर से लाया हुआ टिफिन खा रहे हैं, लेकिन कार्तिक बाहर से खाना ऑर्डर करता है। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। आखिर हम कमाते किस लिए है? पापी पेट के लिए ही ना। दीपक चाय पी रहा है और देवयानी बहुत सारी हरी मटर छिल रही है। देवयानी, मैंने मेरी लास्ट बैंक एफडी ब्रेक की है, अगले महीने से कार्तिक से थोड़ी मदद लेनी होगी। तभी कार्तिक ऑफिस से खुशी खुशी घर आता है। उसके हाथ में एक बाइक की तस्वीर वाला पर्चा है। लो, कार्तिक भी आ गया। बैठो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माँ, पहले एक खुशखबर सुनिए। दीपक और देवयानी चौंक जाते हैं। क्या तुम परमानेंट हो गए हो? नहीं पापा, और 6 महीने बाकी है। तो खुशी की बात क्या है? माँ, पापा, मैं अगले महीने ये बाइक ले रहा हूँ। दीपक और देवयानी फिर से चौंक जाते हैं। लेकिन कार्तिक, तुम्हें तो ऑफिस की बस का पिकअप और ड्रॉप है ना? क्या तुम्हारी कंपनी ये सुविधा बंद कर रही है? नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरा बाइक लेने का ड्रीम था। अब कमा रहा हूँ तो सोचा अपना सपना पूरा कर लूं। तभी कार्तिक की नजर देवयानी के सामने पड़ी ढेर सारी हरी मटर पर जाती है। अरे माँ, इतनी सारी मटर क्यों लाई हो? आजकल तो बाजार में 12 महीने मटर मिलती है। हाँ, लेकिन इस सीजन में बहुत ही सस्ती मिलती है। क्या माँ, आप भी? पापा रिटायर हुए हैं तो क्या हुआ? आपका ये बेटा अच्छा खासा कमाता है ना। छोड़ दीजिए ये मिडिल क्लास थिंकिंग। हाँ, कार्तिक हंसते हंसते अपने रूम में चला जाता है। इस लड़के को बचत करने की आदत कब लगेगी पता नहीं। अगली सुबह जब देवयानी किचन में रोटियां बना रही है, कार्तिक हाथ में एक लगभग खत्म हुई टूथपेस्ट लेके आता है। माँ, नई पेस्ट है क्या? ये खत्म हो गई। देवयानी हंसते हुए कार्तिक से वो खत्म हुई टूथपेस्ट लेती है और उस पर बेलन चलाती है। लो देखो, कितनी सारी पेस्ट अंदर बची थी। और 2 दिन चलेगी ये ट्यूब। माँ, आप भी ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए हैं और एक दिन कार्तिक बहुत ही बुरे मूड में घर आता है। लो, कार्तिक भी आ गया। तुम चाय लोगे ना कार्तिक? कार्तिक बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ जाता है। दीपक और देवयानी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पापा, आर्थिक मंदी की वजह से हमारी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है और कुछ एम्प्लॉयज को ब्रेक दिया है। क्या तुम्हें भी ब्रेक मिला है? दीपक का सवाल सुनते ही कार्तिक रो पड़ता है। दीपक और देवयानी उसे संभालते हैं, लेकिन दोनों चिंतित हो जाते हैं। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जॉब से निकाले जाने के बाद कार्तिक का रूटीन बदल जाता है। नए जॉब के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे वैकेंसी नहीं है। घर में बैठे बैठे उसकी उदासी बढ़ रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा। पापा की जमा पूंजी भी खत्म हो रही है और मैंने तो कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं, उल्टा खर्चे बढ़ा के रखे हैं। बाइक का EMI, मोबाइल का EMI, पता नहीं कैसे निभा पाऊंगा। हॉल में दीपक और देवयानी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में है। तुम्हें याद है हमने शादी के बाद पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप मुझे थिएटर में अकेला जो छोड़ के आए थे, भूल ही गए थे कि मैं आपके साथ हूँ। तभी कार्तिक वहां आ जाता है और उनको हंसते खेलते देख अचरज में पड़ जाता है। कार्तिक, आज शाम हम फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तुम चलोगे ना? माँ की बात सुन के कार्तिक रोने लगता है। दीपक और देवयानी चकित होते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, माँ, मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसलिए खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? घर का इनकम सडनली आधा हुआ है और आप फिर भी इतना खुश कैसे रह सकते हो, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। कार्तिक की बात सुन के दीपक और देवयानी हंस पड़ते हैं। कार्तिक और उलझन में पड़ता है। आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब घर में पैसे कम आ रहे हैं, इस वजह से हम चिंतित हैं। लेकिन खुश रहना सिर्फ आपकी इनकम पर निर्भर नहीं होता।
मैं कुछ समझा नहीं पापा। मतलब हमने हमारी मिडिल क्लास वाली आदतें और सोच बदली नहीं है, इसीलिए मेहनत के पैसों से खरीदी हर चीज का मूल्य हम जानते हैं। हाँ, तुम्हें शायद वो हमारी कंजूसी लगती होगी। माँ की बातें सुन के कार्तिक को सारी पुरानी बातें याद आती है। लेकिन जरूरतें पूरी ना हो तो भी हम दुखी होते ही है ना। लेकिन हमने अनचाही जरूरतों को कभी हमारे पास आने ही नहीं दिया। और छोटी छोटी चीजों की सेविंग करना, किसी भी चीज को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, अपनी मेहनत की कमाई का समझदारी से विनियोग करना, इन आदतों का फायदा ऐसे कठिन वक्त में होता ही है। दीपक और देवयानी की बातें धीरे धीरे कार्तिक के पल्ले पड़ रही है। अब समझ में आ रही है आपकी बातें, जो मुझे लेक्चर या फिजूल लगती थी। बेटा, इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मितव्ययी यानी पैसे समझदारी से खर्च करने की आदत हमेशा फायदेमंद ही होती है। भले आज आपके घर में पैसा पानी की तरह बह रहा हो, कल किसने देखा है। कार्तिक दीपक और देवयानी की बातों से सहमत होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सोच समझ के पैसे उड़ाना इतना भी बुरा नहीं है। अब ज्यादा सोचो मत, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सुनिए, अब कार्तिक का भी फिल्म टिकट बुक कीजिए, आज थोड़े पैसे हम भी उड़ाते हैं। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम्ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है, बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी, फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं, अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया?
भगवान की कृपा है हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होकर सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी, और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो? जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है, और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है, वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या? ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है, और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा। रचना एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्कारों में बड़ी हुई अच्छी लड़की है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रचना को बैंक में जॉब मिल जाती है। बैंक घर से 2 घंटे की दूरी पर है और रचना बस या ट्रेन से काम पर जाया करती है। रचना, आज तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना, और भूलना मत। हाँ माँ, थैंक यू। वैसे भी 6 बजे के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हाँ, पता है। बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। रचना के बैंक आने जाने वाले रास्ते पे आज उसे एक जवान गरीब औरत भीख मांगते नजर आती है। औरत की हालत काफी खराब है। बहुत दिनों से जैसे उसने अन्न का एक भी निवाला न खाया हो। रचना का मन पिघल जाता है। कुछ खाने को दो भाई, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहन, कुछ पैसे दे दो। दादा, कुछ खाने को दे दो। गरीब पर दया करो। ओह, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। रचना बैंक पहुंचकर अपने काम में जुट जाती है। हमेशा की तरह बैंक का कामकाज चालू है। अब रचना उस गरीब औरत के बारे में भूल चुकी है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रचना को बहुत भूख लगती है। रचना डिब्बे में से माँ ने दी हुई एक्स्ट्रा रोटियां निकालती है, लेकिन तभी उसे उस गरीब औरत की याद आती है और वो रोटियां वापस डिब्बे में रख देती है। पता नहीं उस बेचारी औरत को कुछ खाने के लिए मिला भी होगा या नहीं।
रचना अब घर लौट रही है, लेकिन उसकी नजर उस गरीब औरत को ढूंढ रही है। जैसे ही वो औरत उसे नजर आती है, रचना अपनी बैग से रोटी के रोल निकाल के उसे दे देती है। बहुत दिनों की भूखी औरत जल्दी जल्दी रचना के दिए हुए रोटी के रोल खत्म कर देती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के रचना खुश हो जाती है। माँ, कल से मुझे एक रोटी ज्यादा देना। और एक रोटी? ऑलरेडी तो 2 एक्स्ट्रा रोटी दे रही हूँ बेटा, क्या वो कम पड़ रही है? अरे नहीं माँ, वो आज रास्ते में मुझे एक बहुत गरीब औरत दिखाई दी। भूख से तिलमिला रही थी बेचारी। तो तुमने उसे अपनी एक्स्ट्रा रोटी दे दी? चलो ठीक है, पुण्य मिलेगा। मैं कल से 1 रोटी और दिया करूंगी। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज माँ रचना को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और रचना बैंक जाते वक्त वो उस गरीब औरत को दे देती। औरत को खुश देख रचना को सुकून मिलता। एक दिन रचना के पिताजी टूर से लौटते हैं। क्यों भाई, हमारी बेटी इतनी दुबली कैसे हो गई 8 दिनों में? लगता है माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही। पूछ लीजिए ना अपनी लाडली को। क्यों बेटा, माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाती है क्या? नहीं पापा, माँ तो आजकल एक्स्ट्रा टिफिन दे रही है। तो फिर इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? और अब पिताजी को रचना के हर रोज के किए जाने वाले अन्नदान के बारे में पता चलता है। वो रचना को अपने पास बिठाते हैं। देखो बेटा, एक आध बार किसी को खाना खिलाना, मदद करना ठीक है, लेकिन क्या पापा? मुझे तो लगा आप मेरी कहानी सुनकर मुझे शाबाशी दोगे। बिल्कुल देता, अगर तुम उस गरीब औरत को रोटी खिलाने के बजाय रोटी कमाना सिखाती। पिताजी की बात सुनकर रचना और उसकी माँ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हो अन्नदान श्रेष्ठ दान है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए बेटा, क्योंकि किसी गरीब को तुम एक आध दिन खाना खिला दोगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तब। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रचना बेटा, किसी शारीरिक तौर पे ठीक ठाक इंसान को बिना मेहनत किए फ्री में रोटी खिलाने से अच्छा है कि तुम उसे रोटी कमाना सिखाओ। लेकिन क्यों पिताजी? हम किसी की मदद करें तो हमें भी तो पुण्य मिलता है। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत हो जाए, और तुम नहीं भी रहोगी तो भी वो अपना पेट ईमानदारी से भर सके। आई बात समझ में? रचना अपने पिताजी की बात समझ जाती है और दूसरे दिन। माँ, आज से ये बहन हमारे घर झाड़ू पोछा करे और आपका हाथ बटाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रचना की सोच और समझ देख के उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू पापा। अब ये बहन अपनी रोटी खुद कमाएगी।